जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसे हम हिंदी में जानते हैं जन जीवन और पौधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सोशल साइंस का, तो इसको काफी ध्यान से समझिएगा। ये काफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा नंबरों का एग्जाम्स में आता है। तो चलिए सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर की टॉपिक है उसको देख लेते हैं, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है? हर वो जीव जो हमारे बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोस्फीयर में मौजूद है, जो कि जीवित है, वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। वो किसके अंदर आता है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ दे आर प्रेजेंट इन अवर बायोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। जो हमारे बायोस्फीयर में मौजूद है वो क्या है भैया? बायोडाइवर्सिटी। ठीक। नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है फ्लोरा एंड फौना। देखिए जिस तरीके से हमने जब सेल्स का चैप्टर पढ़ा था, तो फ्लोरा और फौना मीन्स वहां उसमें क्या था सेल्स के चैप्टर में कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कुछ इसी तरीके से इसमें भी क्लासिफाई किया गया है। जो ये ज्योग्राफी का चैप्टर है इसमें भी क्लासिफाई किया गया है फ्लोरा और फौना को। जैसे प्लांट सेल के अंदर पौधों के बारे में बात की जाती थी और एनिमल सेल के अंदर जानवरों के बारे में बात की जाती थी, उसी तरह फ्लोरा के अंदर पौधों के बारे में बात की जाएगी और फौना के अंदर लिविंग और मीन्स जितने भी जानवर जीव जंतु हैं जो चल फिर सकते हैं उनकी बात की जाएगी। ठीक। तो अब इसके आगे जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है भैया कि वी ऑल आर डिपेंड ऑन फ्लोरा फौना। देखिए फ्लोरा और फौना के ऊपर ही हम डिपेंड हैं। कैसे? अगर फ्लोरा फौना नहीं होगा तो क्या हमारी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने भी चीज हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, वो सब कहाँ से मिल रहा है? हमें पौधों से मिल रहा है, वाइल्ड लाइफ से मिल रहा है। तो यानी सारी चीज किससे कनेक्टेड है? हमारी फ्लोरा और फौना से। तो फ्लोरा और फौना का होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भैया? डिप्लीमेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि फ्लोरा और फौना का विनाश कैसे हो रहा है। जिस तरीके से हम लगातार जो डेवलपमेंट ला रहे हैं ना अपने फील्ड में, जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, तो हम विकास करते समय इतने अंधे हो चुके हैं आज के टाइम पे कि ये नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनका किस तरीके से विनाश होता जा रहा है। ठीक। तो वो विनाश किन किन कारणों से हो रहा है उनको भी समझ लेते हैं। पहला आता है हमारा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। देखिए 1947 से पहले इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन यानी कि जो खेती होती थी वो काफी स्मॉल लेवल पर होती थी, लेकिन 1970s के बाद इंडिया में जो खेती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई और आज के टाइम पे वो काफी हाई लेवल पर जा चुकी है। किस लिए? रीजन ये था कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेजी से ग्रो हुई, इतनी ज्यादा हुई कि लोगों को जो फूड्स की रिक्वायरमेंट थी वो काफी ज्यादा हो गई। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन इस तरीके से बढ़ा कि जो हमारे जंगलों थे उनको काटकर वहां पर फर्टाइल जमीन बना दी गई और वहां पर खेती करना चालू कर दिया गया। तो जब ये एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बढ़ा तो इसकी वजह से कौन सी हमारे जो स्पीसीज थे वो नष्ट हुए। कौन थे? हमारे फ्लोरा, यानी जितने भी प्लांट थे वो क्या हुए भैया? वो नष्ट होने लगे और आज की लेवल पर काफी ज्यादा वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन। शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन का मतलब समझिए कि देखिए जिस तरीके से जो बंजारा होते थे वो किसी एक जगह पर नहीं रहते थे। एक जगह पहले कहीं रहेंगे, फिर उसके बाद कहीं रहेंगे। वो जो अपना जो एक फिक्स प्लेस होता है वो उनका नहीं होता था, वो चीजों को बदलते रहते थे, अलग अलग जगह पर रहते रहे थे। तो वैसे ही ये भी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स ऐसी खेती जो एक स्थायी रूप से ना हो, यानी कि जैसे कोई मतलब ट्राइब्स के लोग हैं, एक जगह पर जाकर बसे, वहां पर एक बार खेती की, वहां के जो पेड़ पौधे थे उनको नष्ट किया और दूसरी जगह पर जाकर फिर वहां पर पेड़ पौधों को नष्ट किया और वहां पर खेती करने लग गए। तो जहां पर पहली जगह वो रुके थे वहां की जमीन तो उन्होंने खराब कर दी ना, वहां पर मीन्स जमीन नहीं, वहां के पौधों को तो उन्होंने नष्ट कर दिया ना। तो उसी बात के कहने का मतलब है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये भी एक डिप्लीमेशन, ये भी एक विनाश का कारण है। किसका? फ्लोरा एंड फौना का। जब अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो हमारे जितने भी जानवर है वो कहाँ रहेंगे? इसका मतलब है कि फ्लोरा भी इससे खत्म हो रहा है और फौना भी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट, विकास, जिसकी भी मैंने बात की कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो इतनी तेजी से हो रहा है, हम चीजों को इतनी तेजी से नष्ट कर रहे हैं, पौधों को काट रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, सड़कें बना रहे हैं ग्रेजिंग करके, तो वो डेवलपमेंट के लिए तो वो किस चीज को शो कर रहा है? वो विनाश शो कर रहा है। किसका? फ्लोरा एंड फौना का। और अगर फ्लोरा एंड फौना इस
अर्थ पर होगा ही नहीं तो हमारा सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हर एक जीव का इस अर्थ पर बराबर अधिकार है, तो इसको भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और चीजों को एक लिमिट में, एक जो लिमिट होती है मतलब विकास की एक जो हद होती है उसमें विकास किया जाए कि कोई किसी भी चीज को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। जो हमारी बची हुई स्पीसीज है वो फ्यूचर के लिए भी बची हुई, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी जो है बची हुई। नेक्स्ट हमारा आता है माइनिंग। भैया खनन, माइनिंग क्या होता है? माइनिंग जैसे हम कोयले का खनन करते हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, और जैसे पहाड़ों में जो खनन होता है, जो हम धीरे धीरे अपनी अर्थ से चीजें लेते जा रहे हैं, चीजों को खोखला करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा ये जो फ्लोरा फौना है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन अच्छा भी और खराब भी है, और फ्लोरा फौना कंडीशन में तो ये बिल्कुल ही खराब है। क्यों? क्योंकि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इस समय इंडिया नंबर 1 रैंक पर है वर्ल्ड में, तो जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो चीजों की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, और जब अगर रिक्वायरमेंट ही ज्यादा हो जाएगी तो क्या ये बात सही नहीं है कि फ्लोरा और फौना नष्ट होंगे? क्योंकि जब इन्हें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो किससे लेते हैं वो भैया? फ्लोरा और फौना से ही तो लेते हैं। और किससे लेते हैं? उनको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमंस हैं, वो किससे लेंगे? फ्लोरा एंड फौना से लेंगे। तो पॉपुलेशन भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि हमारे जो फ्लोरा और फौना है उसे नष्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारी चीज आती है भैया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि हमें किस तरीके से इसे कंजर्व करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर चीजें नहीं रहेंगी तो हमारे फ्यूचर की जो जनरेशन होगी उन्हें काफी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इसे हमें बचाकर चलना होगा। तो जो हमारी पहली चीज आती है एयर, वाटर एंड सॉइल। ये क्या करती है? ये जो एयर, वाटर एंड सॉइल है, ये हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन रखती है, इसको मेंटेन रखने में सपोर्ट करती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। कौन? वाटर, एयर एंड सॉइल। वाटर, एयर एंड सॉइल। आप खुद ही सोचिए, अगर वाटर नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? आप खुद ही सोचिए, अगर एयर नहीं होगा, हवा नहीं होगी, तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? क्या अगर हमारे पास जो हमारा सॉइल है, जो जमीन है, अगर वो नहीं होगी तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों नहीं होंगे तो हमारा जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये मेंटेन नहीं रहेगा, ये जो है कंजर्वेशन का काम नहीं करेगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद आगे का समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट थे उसके कुछ आगे जो उसके टाइप्स थे और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से एक्ट उसके लिए पास हुए थे। तो जो सबसे पहला एक्ट पास हुआ था 1972 में, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट इसलिए पास हुआ था क्योंकि कुछ हमारी ऐसी स्पीसीज है हमारे एटमॉस्फेयर में जो धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर से विलुप्त होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। तो उन्हीं को देखते हुए ये जो हमारा एक्ट था इसे पास किया गया था। इस एक्ट का नाम है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट जो हमारा आता है 1980 में, और 1980 से 1986 के बीच एक नया एक्ट पास हुआ था किसके? जैसे बटरफ्लाई स्पीसीज के तरीके के जितने भी जीव हैं उनके लिए पास हुआ था, क्योंकि ये भी एक काफी महत्वपूर्ण स्पीसीज है हमारे फ्लोरा फौना के अंदर। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये एक्ट पास हुआ था। 1991 में जो हमारा नेक्स्ट एक्ट पास हुआ था प्लांट स्पीसीज को बचाने के लिए। कुछ हमारे ऐसे पौधों में कुछ हमारे ऐसे प्रकार हैं, ऐसे उनकी स्पीसीज हैं जो कि धीरे धीरे समय के अनुसार हमारी जो बायोस्फीयर है उसमें से विलुप्त होती जा रही हैं। तो उन्हीं के लिए ये जो हमारा प्लांट स्पीसीज का जो एक्ट था उसे पास किया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन। देखिए कौन कौन से वो प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे। पहला जो हमारा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमारा पहला क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। भारत के अंदर कुल 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उसके बाद हम आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मीन्स ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक हो गए, तो उनको बचाने के लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। नेशनल पार्क हमारे इंडिया में 1006 हैं। तो इतनी जो चीजें हैं, इतनी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, हमारे प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए थे हमारे फ्लोरा और फौना को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? हमारे इंडिया के अंदर जो टाइगर्स की आबादी थी वो 1870 में 55,000 के पास थी, लेकिन 1970 में वो 1827 हो गई।
उसके रीजन कौन था? उसके रीजन भी हम ही थे। क्यों? क्योंकि ये जो टाइगर्स थे इनको क्या किया जाता था, इन्हें मार दिया जाता था और मारने के बाद जो इनकी खाल होती थी, जो इनकी बोन्स होते थे, हड्डियां होती थी, उन्हें बेच दिया जाता था क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगे जाते थे। और जो हमारी नेक्स्ट इसकी जो रीजन था इनके पतन का, वो ये था कि हमारे इंडिया के अंदर जैसे जैसे फॉरेस्ट खत्म होते गए वैसे वैसे जो ये टाइगर्स थे हमारे देश के, वो भी धीरे धीरे खत्म होते चले गए। हमारे देश में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जनसंख्या जो थी वो बढ़ती गई, वैसे वैसे ही हमारे देश के जो टाइगर्स थे उनके लिए जो जगह थी वो खत्म होती गई, जिसकी वजह से टाइगर्स भी मर गए। हमारे यहाँ जो और एनिमल्स थे, क्योंकि टाइगर्स दूसरों ही एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, तो जो अदर एनिमल्स थे उनके डेथ की वजह से भी ये जो टाइगर्स थे ये खत्म होते गए। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसे लॉन्च किया गया था 1970 में। इसके तहत इंडिया के अंदर जो शेरों की जो तादादगी थी उन्हें बढ़ाया जाए, चीताओं की जो तादादगी थी उन्हें बढ़ाया जाए। तो चलिए, जो कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट था उसके कुछ और टाइप समझ लेते हैं। जो फॉरेस्ट को किस तरीके से कंजर्व किया गया उसे 3 पार्ट में बांटा गया। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन था वो एक था रिजर्व फॉरेस्ट, एक था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक था अनक्लोज्ड फॉरेस्ट। देखिए, जो तीनों ही फॉरेस्ट थे ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे। अभी ये जो रिजर्व फॉरेस्ट था इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं अलाउ थी, यानी कि इसके अंदर जो लोग थे वो नहीं जा सकते थे। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉरेस्ट है, इनके अंदर किसी भी आदमी, आम नागरिक का जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसके अंदर लोगों का जाना पॉसिबल है। कैसे? जैसे कि जिन्हें लकड़ी लेना हुआ, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं लेनी हुई, या फिर वहां पर गायों को चराने जाना हुआ, तो मीन्स अपने जानवरों को, कैटल्स को चराने जाना हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो लोग हैं उन्हें अलाउ किया जाता है, वो यहाँ पर जा सकते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा अनक्लोज्ड फॉरेस्ट, यानी कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर कोई भी रोक टोक नहीं होती, इनके अंदर कोई भी जाकर घूम सकता है। लेकिन कई फॉरेस्ट ऐसे हैं जहां पर इसमें रोका जाता है, लेकिन हर जगह नहीं। मीन्स मोस्टली यही होता है कि इसके अंदर अलाउ कर दिया जाता है कि आप जा सकते हैं और इसके अंदर कुछ जानवरों का भी शिकार किया जा सकता है, लेकिन 100% नहीं कि आप हर जानवर का शिकार करिए, मीन्स कुछ ही जानवरों का। नेक्स्ट ये जो हमारा अनक्लोज्ड फॉरेस्ट है ये इंडिया में सबसे ज्यादा है, यानी 1/3 फॉरेस्ट जो रिजर्व हुआ है वो इंडिया में अनक्लोज्ड फॉरेस्ट ही है। जैसे कि मध्य प्रदेश में हो गया, यहाँ पर अनक्लोज्ड फॉरेस्ट ही सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, जो कम्युनिटीज थी उन्होंने किस तरीके से मदद की कंजर्व करने में, हमारा जो एनवायरमेंट है उसे बचाने में, फ्लोरा फौना को कंजर्वेशन करने में। तो 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक लेते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो थी आंदोलन छेड़ दिया था। मीन्स कैसे कि गवर्नमेंट जो थी वहां की जंगलों में माइनिंग करना चाहती थी, वहां पर उन्होंने माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के जो लोग थे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन किया कि नहीं, ये गलत है और हम इसे नहीं करने देंगे, हम यहाँ पर माइनिंग नहीं करने देंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत से जानवर रहते हैं। तो इसी चीज को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया और ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व था इसे उन्होंने बचा दिया। नेक्स्ट आता है हमारा चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर जो सरकार थी वो पेड़ों को काटना चाहती थी। तो जो सरकार थी उसने जब काटने के लिए आए, उसके लोग, गवर्नमेंट के जो लोग आए इस पौधों को काटने के लिए, तो वहां पर जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमें काटना होगा, पहले आपको हमें मारना होगा, तभी आप पेड़ों को मार सकते हैं, तभी आप उन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ये जो चिपकू मूवमेंट था ये भी सक्सेसफुल हुआ था। इसी तरीके से कई मूवमेंट्स किए गए थे किसको, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्रेड ग्रेव्स, यानी पवित्र उपवन। यानी कि हमारे इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधों को भगवान से रिलेट किया जाता है, यानी कि गॉड से। मीन्स कि ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ पौधों में भगवान का वास होता है। जैसे पीपल का पौधा हो गया, बरगद का पौधा हो गया, इनके अंदर ये कहा जाता है कि इसके अंदर भगवान का वास होता है। तो स्क्रेड ग्रेव्स का मतलब होता है कि ऐसे पौधे, मतलब ऐसी पौधे, और सिर्फ पौधे ही नहीं, इसके अंदर पहाड़े, झरना, ऐसी भी चीजें आती हैं, मीन्स जो कि भगवान से रिलेट की जाती हैं। और इसी रिलेटेड चीजों की वजह से
वो जो हमारी फ्लोरा एंड फौना के अंदर जो चीजें हैं, जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है, वो क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है, और ये काफी कारगर भी है। लास्ट जो हमारी चीज आती है कि गौतम बुद्ध ने 487 बीसी में कहा था कि हमारे अर्थ पर यानी हाँ और हमारे देश में हर जगह जो पेड़ होता है, मीन्स जो पौधा होता है, ये जब तक जीवित होता है हमें फल देता है, हवा देता है, छाया देता है, मरने के बाद लकड़ियां देता है, ये पूरा जीवन हमारे आपके लिए समर्पित कर देता है, और हम आपसे ये कुछ भी नहीं लेता है, बिना किसी कॉस्ट को लिए हुए ये हमें इतनी फैसिलिटीज देता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमें इसे बचाना चाहिए, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि ये जितनी ज्यादा मात्रा में रहेंगे हम उतने ही खुशी रहेंगे। देखिए ये जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था, इसके अंदर की सारी चीजों को बता दिए हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।